वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आज जो है हम बहुत ही एक खास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रिक्स। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि वर्ल्ड के बेहद ही ग्रोइंग इकोनॉमीज जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली कंट्रीज़ हैं, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और आज हम जानने वाले हैं ब्रिक्स कैसे बना, कहाँ से फॉर्मेशन इसकी हुई और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या था, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वर्ड को कॉइन कौन किया था। तो ये सारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, रेलवे हो, डीएसएसबी हो, या फिर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो और मैंने एक सोचा एक सीरीज़ बनाऊं जिसमें कि, क्योंकि जब भी मैं भी प्रिपरेशन करता था तो उस टाइम पे एक दिमाग में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता था कि सर ये ब्रिक्स क्या होता है, G7 कंट्रीज़ क्या होते हैं, G20 कंट्रीज़ क्या होते हैं, यूएन क्या होता है, नाटो कैसे काम करता है। तो इन सब के बारे में मैं बिल्कुल क्रक्स बताने वाला हूँ। जो भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो, प्लस मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने वाला हूँ, ये कैसे कैसे चीज़ें जो है ये तैयार हुई थी। तो अभी चलो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं हूं रोशन और मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले जो गवर्नमेंट जॉब निकाले हुए हैं, इंक्लूडिंग सीडीएस, एफकेट एंड डीएसएसबी, आईबी, ACIU 2। तो चलिए, ये था मेरे बारे में डिटेल एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए पहले हम जानते हैं। हाँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं 5 बहुत ही खास लोग हमारे स्क्रीन के सामने हैं, जो कि बहुत ही जाने माने चेहरे हैं। तो आप खुद ही बता सकते हैं। ये जो है, ये देखिए, ये बी से यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम क्या है अभी, ये हैं लूला दी सिल्वा। और ये हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। इन ये सब जो है यहाँ पे आप चेहरा देख सकते हैं। तो अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले जब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, तो ये है हमारा अगला स्लाइड जिसमें हमने ये देखा, जैसे कि मैंने हमने बता दिया था, सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिक्स जो है, इस बार जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास, यानी 2026 का। और ब्रिक्स समिट विल गोइंग टू हैपन इन इंडिया इन 2026। अभी तक हुआ नहीं है, ये आगे होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, सब लोग जो है हाथ मिलाए हुए हैं कि हम ठीक है एक बैठक करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी हम चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में समझते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स एक जो है ग्रोइंग इकोनॉमीज का कंट्री है, जो कि सबसे पहले जो हम ब्रिक्स के बारे में समझते हैं, ब्रिक्स ब्रिक्स तो ब्रिक्स स्टैंड फॉर, बी से होता है आपका ब्राज़ील, आर से होता है रसिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस हो गया आपका साउथ अफ्रीका, जिनके प्रेसिडेंट का चेहरा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ठीक है सर, ये ब्रिक्स का स्टार्टिंग से ही था। तो इसका हिस्ट्री जो हम देखते हैं, एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है जिम ओ नील। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिम ओनिल, जिन्होंने क्वाइन किया था वर्ड ब्रिक। अच्छा, ये कौन थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे, चीफ इकोनॉमिस्ट के पोस्ट पे थे। कहाँ पे? तो ये थे गोल्डमैन सैक्स, एक बहुत ही बड़ी अमेरिकन कंपनी है, उसमें ये काम करते थे। तो काम करते उनका पता ही, इनको तो यही था कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्री जो है, कोई जो फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके बारे में जानने का। तो इनका काम था, तो ये देखते रहते थे भाई कौन कौन से हो रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, यानी कि सिर्फ 4, बी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ये जो 4 कंट्री है, ये इनको इन्होंने टर्म दिया था फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो आप ये देख सकते हो, तो इन्होंने ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना के बारे में बोला था। तो यहीं से जो वर्ड है ब्रिक, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस वर्ड का जो मतलब कॉइन किया गया था ब्रिक 2000, और ये कब हुआ था? तो 2001 में, जो है ब्रिक वर्ड का खोज किया गया था, यानी दिया गया था। कॉइन किया था किसने? तो जिम ओनिल ने। ठीक है, कौन थे? तो चीफ इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, फिर ये जब ये बढ़ा तो उसके बाद इसके वही नॉर्मल सी मीटिंग करते रहे। 2006 में भी एक मीटिंग इन्होंने किया था, लेकिन जो फर्स्ट ऑफिशियल इंडिपेंडेंट समिट इन्होंने किया 2009 में, यानी चारों कंट्रीज जो है ये मिलकर 2009 में सबसे पहला, यानी यकटान्सबर्ग रसिया के अंदर 2009 में इन्होंने पहली समिट की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? तो 2009 में। कौन सा ब्रिक्स समिट था ये? अभी साउथ अफ्रीका ज्वाइन नहीं किया था। फिर जब 2010 जब आया, तो 2010 में क्या हो रहा था कि ब्रिक का, यानी कि जो ब्रिक बना था ये ब्रिक, इसी ब्रिक का जो है ये फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चल रहा था, यानी फॉरेन के जो मिनिस्टर्स हैं अपनी मीटिंग कर रहे थे ब्रिक का। तो उसी में साउथ अफ्रीका जो है ये ज्वाइन हो गया था 2010 में। तो 2010 में ये कौन सा समिट था? यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो ये बता देता हूँ ये कौन सा समिट था। तो 2010 में इन्होंने ज्वाइन किया था न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क में समिट हो रहा था, उसी में इन्होंने 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। ठीक है, उसके बाद आता है 2014 का टाइम। तो उन्होंने ये देखा कि भाई जो वर्ल्ड बैंक वगैरह है, जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब जो है ये सब वेस्टर्न डोमिनेंस है इनका। किनका? इनका नहीं। जैसे जो ये, सॉरी, ये बताता हूँ। हाँ, यहाँ के बाद इस फेज़ पे आप आ जाओ। इस फेज़ ये जब आया 2010 से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर उन्होंने देखा कि भाई हमें जब लोन लेना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होता है। तो हम चलो भाई वर्ल्ड बैंक एक ऑप्शन था। तो ये सब जो बैंक है ना, ये सब वेस्टर्न डोमिनेंट है, वेस्टर्न डोमिनेंट बैंक था। तो उन्होंने फिर क्या किया कि कोई बात नहीं, चलो एक अपना बैंक खोला जाए। तो इन्होंने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला। ठीक है, तो ये कहाँ पे खोला था? तो फोर्टालेजा ब्राज़ील, यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। 2014 में जो है ये यहाँ पे समिट हो रहा था फोर्टालेजा ब्राज़ील में। फोर्टालेजा ब्राज़ील मैंने लिख भी दिया है। तो यहाँ पे समिट हो रहा था, तो इसमें इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला था। तो जब यहाँ पे 2014 में उन्होंने अनाउंस किया था, जबकि ऑफिशियली जो है 2015 में ऑपरेशनल हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद 2024 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिक्स में फिर से और भी कंट्रीज जो है ऐड हुए हैं, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। देन 2025 का टाइम आया जब इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये पिछले साल ही ज्वाइन किया, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि 2025 में कौन सा कंट्री जो है ब्रिक्स में ज्वाइन किया था? तो इंडोनेशिया। अब 2025 में चेयर कौन कर रहा था? तो ये ब्राज़ील। यानी कि 2025 में पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ही एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का जरूर पूछते हैं, या फिर अगले साल का ही पूछ सकते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2025 में कौन किया था इसको चेयर? तो ये हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। डी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 2026 में कहाँ होने वाला है? तो इंडिया में होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपको ये दोनों जरूर ध्यान में रखने हैं। 2025 में कौन सा कंट्री ज्वाइन किया था? तो ये भी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया ज्वाइन किया था। उसके बाद 2024 में कौन कौन से कंट्री ज्वाइन किए? तो ये सारे कंट्रीज ज्वाइन किए थे। तो टोटल कंट्रीज ब्रिक्स में कितने हो गए? टोटल कंट्रीज यहाँ पे आ जाओ, देख लो। तो टोटल कंट्रीज जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो। टोटल कंट्रीज बराबर, अब ये देखो यहाँ पे कितने कंट्री थे? 4 ब्रिक थे, 5वां ज्वाइन किया ये 6, ये 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 1 इंडोनेशिया 11, यानी कि टोटल कंट्रीज कितने हो गए? 11 कंट्रीज हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पूछेंगे कि सर इसका कोई हेडक्वार्टर भी है क्या? किसका? तो सर ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर है क्या? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं हेडक्वार्टर। तो आप पूछेंगे सर ब्रिक्स के लोग कहाँ मिलते हैं, कोई हेडक्वार्टर वगैरह है? तो इसका आंसर है नो हेडक्वार्टर, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि अच्छा सर ये बताओ कि इसका एनडीबी का कहाँ हेडक्वार्टर है? एनडीबी का, तो ये एनडीबी का जरूर याद रखना, एनडीबी का हेडक्वार्टर इसका है, जबकि ब्रिक्स का नहीं है। एनडीबी का क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है? तो इसका है शंघाई, चाइना में। शंघाई, चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा सर ये बताओ कि सर ये लोग वोटिंग वोटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि 5-5 कंट्रीज़ हैं, तो वोटिंग वगैरह कैसे करते हैं? तो ये लोग वोटिंग करते हैं कंसेंसस बेस, कंसेंसस बेस्ड इनका वोटिंग है। कंसेंसस का मतलब होता है कि जब सबका हाँ हो तभी कोई भी चीज़ जो है वो इसमें इसके थ्रू पास होती है। ठीक है, अगर एक ने भी अगर कुछ बोल दिया कि नहीं, तो मान ली जो भी चीज़ें ये कर रहे होंगे उसमें अमेंड कर लेते हैं। तो इस टाइप का होता है, इनका कंसेंसस वोटिंग होता है। कोई वीटो होता है, मतलब वीटो सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पे कोई वेटेड वोटिंग है कि हाँ भाई आप ज़्यादा कंट्रीज़ ने वोट दे दिया तो इसका मतलब वो पास माना जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी फॉर्मल बैलेट पेपर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। नो इनका कोई रूल बुक है तो कोई भी इनका रूल बुक भी नहीं होता। जैसे कि यूएन का आपने देखा होगा ना, यूएन का, नाटो का, डब्ल्यूटीओ का, इन सब का एक अपना फॉर्मल चार्टर होता है। इसका कोई भी फॉर्मल चार्टर नहीं है ब्रिक्स का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आप ध्यान रखना। ठीक है, उसका हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस साल जो होने वाला है, जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है, ये सर कहाँ होने वाला है? तो इंडिया में होने वाला है 2026 में। अच्छा, इसका फिर क्या है? इसका थीम क्या है इस बार का? तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखना आप। ठीक है, इस बार का लोगो क्या है? तो ये लोगो है। लोगो मैं आपको अच्छे से भी बताऊंगा, ये देखो ये लोगो है आपका, ये लोगो है। इस लोगो में आप देख सकते हैं कि बीच में कुछ ऐसा है, नमस्ते जैसा बनाया हुआ है, और लोटस है, और जो इसके वाइब्रेंट कलर्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के वाइब्रेंट कलर्स को दर्शाते हैं। ठीक है, ब्रिक्स नेशंस कलर यहाँ लिखा हुआ है, वो देख सकते हैं, पेटल्स जो है इसके। ठीक है, तो ये आपका लोगो हो गया। और ये आपका, आप ये थीम जरूर याद रखना, बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इनोवेशन तो अभी इंडिया एआई समिट भी चल रहा है, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, तो इस पर भी मैं चलो एक वीडियो बना दूंगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है, सॉरी, इम्पैक्ट समिट है। ठीक है,
ठीक है, तो ये चीज़ था। तो अब क्या होता है रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, जिसको बारे में और थोड़ा सा डीप जानना हो, जो कोई और अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब अच्छे तो सभी एग्जाम्स हैं, मतलब जो ऊपर के एग्जाम्स की तैयारी कर, जो टफ होता है लाइक यूपीएससी जो रिटन एग्जाम्स लेते हैं, तो उनमें ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि रिजिलियंस वगैरह के जो रिटन पेपर रहते हैं उसको जानना हो तो रिजिलियंस ये है, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, इनोवेशन एक यहाँ पे होगा इनोवेशन, तो ये सब आप देख सकते हैं। रिजिलियंस का मतलब वही है, जो इसका मतलब क्या होता है कि जो कभी कोई भी ऐसा चीज़ जो पहले मतलब जो पहले नीचे गिरने के बाद उठने का कितना क्षमता रखता है उसको बोलते हैं रेजिलियंट। ठीक है, तो वही उसी से वो वर्ड है रेजिलियंस आया है। तो वही स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस टू नेविगेट सोशल ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो जाए तो हम कैसे उससे उठेंगे, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा तो उससे कैसे उठेंगे, हेल्थ चैलेंजेस से कैसे मतलब उठेंगे, एंड क्लाइमेट रिस्क से। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे आगे आपका कोऑपरेशन, हमें पता है कि एक साथ काम करने के लिए। सस्टेनेबिलिटी हमें पता ही है कि ऐसा डेवलपमेंट करो जो कि, और एक और इनोवेशन रहेगा ना, इनोवेशन तो पता ही, जो एआई वगैरह का चल रहा है, कोई कितना इनोवेटिव इनोवेशन, कितना साइंस में कितना इनोवेशन हम कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में कितना हम इनोवेटिव तरीके से काम को कर सकते हैं, वो है। प्रोमोट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, फिनटेक, एआई एंड नॉलेज शेयरिंग, ये सब चीज़ें हो गई। सस्टेनेबिलिटी मतलब वही है कि जो अभी हम ऐसा डेवलपमेंट करें, मतलब कि अभी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करते हुए, लेकिन फ्यूचर, प्रेजेंट का नीड भी पूरा हो और फ्यूचर को भी हमें ध्यान में रखना है, या फ्यूचर के जो जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए भी चीज़ें बचे। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खुद ही अभी यूज कर लें तो वो उनके लिए क्या बचेगा। तो इस टाइप से हम जो है ऐसा हम डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो अभी जब सस्टेनेबिलिटी एक वर्ड आता है तो अच्छा, एक चलो मुझे ध्यान आ गया तो एक बता देता हूँ। एक होता है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2000, ये कब का एक गोल है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनाया हुआ है, 2015 में अपनाया था। ठीक है, 2015 में कितने गोल्स हैं इसके अंदर, तो 17 गोल्स हैं। जैसे कि पहला गोल है, जो जैसे पहला गोल है SDG 1, ये एग्जाम में पूछ देते हैं भाई, ये ध्यान रखना। ये कब तक के लिए है, तो 2015 टू 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट है। पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। अच्छा, एक SDG जरूर याद रखना, SDG 9, जो 9वां नंबर का SDG है वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये ट्रिपल I है, ये जरूर याद रखना क्योंकि अभी इनोवेशन का काफ़ी चल रहा है चीज़ें, क्योंकि AI वगैरह पे काम हो रहा है काफ़ी, तो ये जरूर आप ध्यान रखना। अच्छा, अच्छा, हमारे यहाँ फिर ये SDG को हमारे यहाँ कौन ध्यान कर, हमारे यहाँ कौन ध्यान, मतलब हमारे यहाँ कौन सा नोडल एजेंसी है जो SDG को ध्यान रखता है, वो है नीति आयोग। वही नीति आयोग जो कि 1950 से लेके 2014 तक कौन था, प्लानिंग कमीशन, इसी को रिप्लेस करते हुए आया था, बना था 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये क्या है, कैसा बॉडी है, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है सर, अब आप पूछेंगे। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है। अच्छा, नॉन स्टैट्यूटरी क्या होता है सर, नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि कोई एक्ट से नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। मैं इसके बारे में और भी अच्छे से बताऊंगा जब डिटेल में क्लासेस लूँगा, तो नीति आयोग के बारे में अच्छे से बताऊंगा, SDG के बारे में कभी और अच्छे से आपको मैं बताऊँगा, अभी मैंने ऊपर ऊपर बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आज का सेशन आप बताना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना एक नोट्स जरूर बनाए। चलो, वीडियो तो आप दोबारा आके देखोगे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपना नोट्स बनाओ और नोट्स को बार बार पढ़ो, क्योंकि मतलब कि एक बार में आप नए नए चीज़ें पढ़ते जाओ, लेकिन आप रिवीजन ना करो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जितना पढ़ो उसको अच्छे से दिमाग में रखो। और कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में जरूर हमें बताएं, और हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए वो भी जरूर आप कमेंट करके बताएं। अपना फीडबैक दें, क्या कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या कुछ चीज़ें और ऐड कर सकता हूँ, उसके बारे में ज़रूर बताएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।